बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग, वेलकम वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वेलकम रोज़ टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। पाकिस्तान में फाइनली इलेक्शन हो गए हैं और उसके बाद आवाम का रद्द-ए-अमल हमारे सामने आया और आवाम ने जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट किए हैं, आवाम ये चाह रही थी कि उसी पार्टी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और पाकिस्तान पे मर्जी से कम ही फैसले करता है, क्योंकि ये फैसले यहाँ पे जो कराए जाते हैं ये इससे पहले रिकमेंडेड होते हैं कि यही आपने मन ऑन इनको तस्लीम में खम करना है। मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोगों को ख्याल है कि जो इलेक्शन की जो प्रैक्टिस की गई है जस्ट प्रैक्टिस के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर इन्हीं लोगों को आपने आगे लाना था तो जो 16 महीने जिन लोगों ने गवर्नमेंट की है ये तो वही लोग थे, फिर इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत क्या थी? जितने आपने एक्सपेंसिस किए हैं, इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, इलेक्शन का ढिंढोरा पीटा आपने, लेकिन इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फाइनली जब आवाम ने अपना ये एक वोट दे दिया, आवाम ने एक पार्टी को सिलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद मेरे ये मानना है कि फिर आवाम की सुनी जानी चाहिए थी और उसी पार्टी को मैंडेट जिसका आवाम ने दिया है उसी की गवर्नमेंट होनी चाहिए थी। आज हम देखते हैं कि जो पार्टी वफाक में सबसे ज़्यादा सीटें विन किए हुए है, इवन दो कि उनको इंडिपेंडेंस कहा जाता है, लेकिन पीटीआई ने वो तमाम के तमाम जो इंडिपेंडेंस थे वो पीटीआई सपोर्टेड है। लेकिन उनका ये राइट बनता था कि उनको ये राइट दिया जाता कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट बनाए। लेकिन ये भी देखते हैं कि पीटीआई से बात की गई कि आप गवर्नमेंट सेटअप में आएंगे, किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे, तो उन्होंने ये कहा क्योंकि हम विन कर रहे थे 160+ सीट्स, लेकिन फिर हमारे साथ कुछ ऐसा सेटबैक किया गया, प्री प्लान हमारी जो सीट्स थी 80+ जो सीट्स थी वो हमसे छीनी गई। उसके बाद फिर हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि जब हम इंडिपेंडेंट इस नहज पे जाके अपनी गवर्नमेंट बनाए। लेकिन इसके बाद वो तमाम लोग कोर्ट्स में गए और वहाँ जाकर उन्होंने फैसले लिए, टाइमली जो फैसले उनके खिलाफ आ रहे हैं, जितने डिसीजन आ रहे हैं उनके खिलाफ आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि वो लोग भी छटने के नहीं हैं। उनका यही मानना है कि भाई आवाम ने हमें मैंडेट दिया और हम इस मैंडेट को किसी भी सूरत में विन करके ही रहेंगे, इसलिए चाहे हमें बार बार नहीं बल्कि बार बार हमें अदालतों में क्यों ना जाना पड़े, लेकिन हम आवाम के इस मैंडेट को हम कभी, जिसने आवाम ने हमें दिया है, इसको कभी खोने की पोजीशन नहीं रखेंगे। और इस कन्फर्म इस चीज़ को माने हुए हैं कि भाई हम वफाक में और इसी तरह केपीके में और दिगर जो हमारे पास जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पर हम अपनी गवर्नमेंट ज़रूर बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जितने भी जो पाकिस्तान की बाकी जो सियासी जमातें थी, इन्होंने एक दूसरे के साथ इत्तेहाद किया और कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है और एक मखलूत सेटअप बनने जा रहा है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर मखलूक सेटअप अगर आपने बनाना ही था, इससे पहले जो 16 मंथ की आपकी यहाँ पे जो गवर्नमेंट रही है तो वो पे ऐसा ही सेटअप था, जो पीडीएम का एक पूरा ये टोला उन्होंने यहाँ पे आके मसलत किया था। उन्होंने आखिर ऐसा क्या कमाल किया कि अभी एक दफ़ा फिर हम आप उनके ऊपर यहाँ पे बिलीव करके, उनके ऊपर आप यहाँ पे रिलाई करके उनके एक दफ़ा फिर इक़्तिदार देना चाहते हैं। क्या महंगाई उन्होंने इससे पहले और का किस हद तक पहुँचानी है? एक आम आदमी जो वक्त की एक रोटी के लिए तरस रहा है, उससे क्या इस बार वो नवाला छीनने के लिए आप इनको ला रहे हैं, या पेट्रोल प्राइसेस को मजीद इंक्रीज़ करने के उनको ला रहे हैं, या आप ये देखते हैं कि मुल्क में कोई खुशहाली ज़्यादा आ गई है तो इस खुशहाली को, मजीद खुशहाली को बढ़ाने के लिए आप उनको यहाँ पे ला रहे हैं? ये तमाम की तमाम बातें हैं कि जो एक आम आदमी के जहन में आज आ रही हैं, क्योंकि इलेक्शन हो गए। एक यही होप थी कि भाई एक सिंगल गवर्नमेंट बनेगी, किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी और वो अच्छी तरह से डोमिनेट करेगी, मुल्क की तमाम मसाइल को हल करेगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा। तो जनाब आज का प्रोग्राम देखने वाले से पाकिस्तान, मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर, और जो पैनलिस्ट जो हमारे आज के इस शो में हमारे साथ, सबसे पहले उनका तारीफ़ कराता है। चलो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद जनाब हमारा शाहरुख खान है और मेंबर PRCSF और थिंक टैंक हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट भी हैं और डिफरेंट किस्म के चैनल्स के जाके अपने ओपिनियन भी दे रही होती हैं और साथ में इलेक्शन भी को भी यहाँ पे कंटेस्ट किया है। क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस ये भी रहता है जब आप आवाम में जाते हैं, आवाम जब आपकी बात सुनते हैं तो फिर उसके बाद ये देखते हैं कि आपको क्या वो विन कराएंगे या नहीं कराएंगे। लेकिन ये तमाम की तमाम बातें उनकी हम ज़रूर करेंगे, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much for having me. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और इनके साथ यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं मुल्क पाकिस्तान के नौजवान के ऐसे स्कॉलर हैं और एक ऐसे तजज़ियाकार हैं कि जिनके तजज़िये हमेशा मैं ये समझता हूँ कि फ्यूचर के सामने रखते हुए वही होते हैं कि जो इससे पहले उन्होंने जो प्रेडिक्शन हमारे सामने रखी हैं वो तमाम की तमाम प्रेडिक्शन आज होके रही हैं। मेरी मुराद जनाब मेजर मोहम्मद अनोश साहब हैं, COADC कंपनी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मैं ऐसा शुरू करते हैं आपसे कि इससे पहले जब आप यहाँ पे आए थे और हमने प्रोग्राम किया था, बड़े अच्छे से हमें भी याद है कि जब हमने डिस्कस किया था कि इलेक्शन होने जा रहे हैं और आपने कहा था कि भाई ये जो पीडीएम की जो गवर्नमेंट है यही सेटअप आपको उस वक्त दिखाई दे रहा था कि यही सेटअप बन के आएगा। तो फिर उस वक्त हमने भी ये डिस्कस किया कि भाई अगर यही सेटअप अगर आना है तो इलेक्शन कहने की ज़रूरत क्या थी? तो क्या कहेंगे इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम इजाज़ भी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपने शो पे एक बार फिर से बुलाया। थैंक यू।
एजाज भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ, इलेक्शंस ना किसी भी मुल्क के अंदर जब होते हैं ना, अगर आप इसको कंपेयर कर लें किसी भी अदर कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, तो उनका ना एक रूल होता है। रूल ये है कि अगर आपको 50% से कम वोट पड़े हैं ना, तो आपके इलेक्शन की ना रीपोलिंग होती है दोबारा से। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द एनी अदर कंट्री, ठीक है। इसमें यह नहीं होता कि आपने टोटल जो है 4 वोट लिए, दूसरे ने 1 वोट लिया और आप जीत के बैठ गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली हो जाता है कि जब आपको वोट कम पड़ गया और उसकी एक मिनिमम एक थ्रेशोल्ड पे आप नहीं आए, तो वो आपको रीपोलिंग करवाते हैं। मैंने आपको उस टाइम पे भी कहा था कि आप माने या ना माने, होना फिर भी यही है। और मैंने आपको तब भी ये कहा था कि होना यही है, तो इस पूरी एक्टिविटी कराने का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वेस्टेज ऑफ मैन पावर है, वेस्टेज ऑफ पैसे हैं और सब कुछ एक एफर्ट है पूरी की पूरी, ठीक हो गया। और सेम केस वही हुआ, दोबारा से वही हो गया। सबको पता था, आवाम को भी पता था, गवर्नमेंट को भी पता था कि किसने आना है, क्या करना है, क्या होना है, वो सब कुछ ऐसा ही था। इलेक्शन हो गए हैं, चलें। अब पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें तो पिछले 35 सालों से यही होता आ रहा है। 2 से 3 पार्टीज़ हैं जो कि बार बार रिवॉल्व हो के कभी एक आ जाती है, कभी दूसरी आ जाती है। जब दोनों नहीं आपस में आ रही होती तो वो मिलके फिर साथ आ जाती हैं। होता यही है, ठीक है। इसमें देखें, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो भी चीज़ आप अवाम जो है ना, अवाम एक बहुत स्लाइटली सी एक चीज़ है, ठीक है। मेन चीज़ आते हैं अदारे। अवाम की, ठीक है, अवाम की एक राय है, आई वांट कि कौन आना चाहिए, आप भी चाहते हैं कि कौन आना चाहिए, लेकिन वो चीज़ एक बहुत साइडलाइन हो जाती है। इदारों का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें ज़रूरी नहीं होता कि जो इदारे सोच रहे हैं वो गलत ही हों, ये भी मैं आपको बता दूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर हम चाहते हैं, मैं बहुत चीज़ें ऐसी चाहता हूँ जो हो सकता है कि शायद मेरी फेवर में ना आती हूँ। मैं बहुत सी चीज़ें ऐसे चाहता हूँ जो हो सकता है मेरे लिए लगता हो कि बहुत फेवर है, लेकिन शायद ऐसी ना हो। और हो सकता है कि जो मेरे से बड़े जो थिंक टैंकर्स हैं, जिनका विजन मुझसे ज़्यादा है, हो सकता है वो सोचते हूँ कि यार ये इससे ज़्यादा कर सकते हैं। सेम केस अवाम क्या चाहती है, अवाम की एक अलग राय है, अदारे के जाते हैं उनकी एक अलग राय है। मैं बड़ी ओपन बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब बात यह है कि इदारे क्या चाह रहे हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोच के, कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव माइंड में रख के ही ये चीज़ यहाँ तक लेकर आए होंगे, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ, चाहे इदारे हैं चाहे अवाम है, अगर दोनों की राय मिला के कोई काम कर लें तो चीज़ का एक सोल्यूशन बेहतर निकल सकता है। लेकिन अगर सिर्फ इदारे अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर दें तो सर फिर वो टर्की वाला आ जाएगा रेवोल्यूशन, वो आपका थाईलैंड वाला रेवोल्यूशन आ जाएगा कि जब फिर सारी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी आके, और वो आके आपको जो है ना, फिर अल्लाह ना करे वो उसमें बुरे वक्त पे नहीं जाना चाहता। मजीद साहब, आप देख रहे होंगे कि हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं, साथ इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। क्या इसको ये लोग रिलीज़ करेंगे या नहीं करेंगे? देखें, मैंने फिर आपको भी बात कर दी है कि जब भी किसी चीज़ में इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, आपका मुल्क क्यों नहीं बेहतर होता? क्योंकि आपके मुल्क में लोग आपको काम नहीं करने देते। सिंपल इस बात है। आप आज जो है अगर अपने हर बंदे को उसका वो काम फोकस करने दें और आप बीच में से थोड़ा सा अपना सा जो है ना बैक एंड रख लें, तो आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जब मैं आपके ऊपर आगे प्रेशर डालना शुरू कर दूंगा ना, तो जो आप करना भी चाहते हैं आप नहीं कर सकते। सेम केस इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी ऐसा ही हुआ हुआ है, हर इदारे पर ऐसा ही हुआ हुआ है। हर बंदे को पता है कि किस पार्टी को जिताना है और उसको जिताने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे बताएं, अच्छा चलें ठीक है, आपने इस पार्टी को जिताना है, आप जिता दें यार, लेकिन आप एटलीस्ट ये तो देखें ना कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप इस पार्टी ने पहले क्या किया हुआ है। इस पार्टी ने पहले अगर कुछ इससे पहले किया हुआ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मोटरवे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेट्रो, इससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह पर मैटर ज़रूर करता है, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव एजुकेशन, इफ़ यू डोंट हैव द हेल्थ, इफ़ यू डोंट हैव द बेसिक फैसिलिटीज़, तो आपकी ये मेट्रो मोटरवे छोटरवे ये बहुत पीछे रह जाती है। एक माह के बाद आपने IMF की इंस्टॉलमेंट्स देनी, हाँ बिल्कुल, वो रिफॉर्म अलग से आएंगी। पेट्रोल प्राइसेस आज आप इंक्रीज करना शुरू हो गए, गैस 67% आप मजीद इसको महंगी करने के लिए जा रहे हैं, पेट्रोल और इसको में एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। आर्मी मंडी में पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं वहाँ पे लोअर हो रही हैं, लेकिन हमारे दिन ब दिन हायर हो रही हैं। आप उस तरफ नहीं जा रहे, आप जिस हुकूमत की तरफ जा रहे हैं। ऐसा ही है। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आपका जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बैठ गया ना कि, तो आपने कंट्री को कहाँ से रन करना है। अभी आप मुझे ये देखें, एक ज़माने में था कि जब हर गाड़ी के अंदर गैस लगी होती थी, CNG वाली गाड़ी होती थी, उस टाइम पे आपने ये रियलाइज़ नहीं किया कि यार 10 साल बाद जाके ये जो गैस हमने गाड़ियों को प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है, ये मुल्क के लिए वबाल जान बन जाएगी। तो वही हो गया। आज अब गैसेस के प्राइसेस देखें तो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अभी गवर्नमेंट चाहती है कि यार डिस्करेज करें कि लोग कम से कम गैस यूज़ करें, इसीलिए आपकी रोज़ाना प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। एक और बात है कि जब हम ये देखते हैं कि किसी भी मुल्क की अगर आवाम अपने मुल्क के साथ सिंसियर है तो ऑफकोर्स वो एक नई चॉइस देते हैं, अपने वोट का हक अदा करते हैं। हम बढ़ेंगे, हमारे साथ हैं हमारा शाहरुख खान कि आवाम
आवाम, नो डाउट मैडम कि आवाम इस बार निकली हैं, आवाम ने वोट कॉस्ट किया है, और स्पेशली हम ये देखते हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन है उन्होंने तो हक अदा कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि हमें दूर दूर तक पाकिस्तान में कोई प्रॉस्पेरिटी का, पाकिस्तान में कोई चेंज का, पाकिस्तान में कोई खुशहाली का दौर नहीं दिखाई दे रहा। ये फिर बार बार फिर वही प्रैक्टिसेस हो रही हैं। अगर इलेक्शन इसका हल था तो फिर इलेक्शन तो हो गया, जिस पार्टी ने सिंगल मेजोरिटी हासिल की आप उसको राइट नहीं दे रहे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फिर आप वही प्रैक्टिस जो इससे पहले आप लोगों ने की है आप उसकी तरफ आ रहे हैं। आप इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। बात ये है कि पोलिंग हो गई, पोलिंग की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगे। पहली बात तो ये कि वाकई मेजॉरिटी ने पोलिंग में हिस्सा लिया, बहुत से लोगों ने वोट कास्ट किए, जिनको जिस पार्टी से जिन लोगों को एक्सपेक्टेशंस थे उन्होंने उनके लिए वोटिंग की। अब आगे सीन ये है कि जैसे पहले पीडीएम्स बनती रही है, मुख्तलिफ हुकूमतें बनती रही हैं डिफरेंट पार्टीज़ को ज्वाइन करके, सबका फोकस अपने मफाद पे होता है, अपने ज़ाती मफाद पे, अपनी फैमिली उनकी फोकस होती है, अपनी चीज़ें जो उन्होंने बाकी फ्यूचर में अपने लिए सिक्योर करना होता है। कंट्री के मफाद में किसी मेन की जो इलेक्शन में जाते हैं वो लोग जितने भी कंटेस्ट कर रहे होते हैं कैंडिडेट्स, उनका कंट्री इंटरेस्ट नहीं होता। डेफिनेटली देयर फोकस इज ऑन जस्ट टू गेट द सीट, जस्ट टू बी द पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। और जब वो पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, मेरी बात इससे पहले भी मैंने ये बोला था कि दोबारा कौन मुड़ के अपने हलके में गया जहाँ से वो प्रोमिसेस करके और जहाँ इलेक्शन कैंपेन के लिए इतने खर्चे करके वो गए, कौन दोबारा मुड़ के वापस जाता है या वहाँ पे वो डेवलपमेंट करके आता है जिसका वो प्रॉमिस करके जाते हैं। आप असेंबली में सीट मिल जाती है, आप असेंबली में जाके जब बैठ जाते हैं उसके बाद क्या होता है, कोई भी कंटेस्टेंट इस तरह से नहीं बोलता है, वो सिर्फ पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हो। और एक और चीज़ आपने ये देखी होगी कि जिस तरह इलेक्शंस में आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी किस तरह एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे होते थे, लेकिन जो ही इलेक्शन ख़त्म हुआ अभी काउंटिंग शुरू थी, लिटरली कि अभी सेकंड डे था तो नवाज शरीफ साहब ने ऐसी स्पीच वहाँ पे दाग दी कि भाई हम मिल के निज़ाम चलाना चाह रहे हैं, आप हमारे साथ मिलें। उससे पहले एक चीज़ आपने ये भी देखी होगी कि अता तारड़ की स्पीच आई थी, उसने तो ज़बरदस्त किस्म गोलाबारी की थी बिलावल भुट्टो पे, लेकिन वेरी नेक्स्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स जब मियाँ साहब की स्पीच आई उसमें आपको डिफरेंस दिखाई दिया। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या ये पॉलिटिक्स होती है? मीटिंग्स हो रही हैं, सबको पता है, और वो मीडिया पे भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये सारी वही चीज़ें जो पिछले कितने सालों से होती आ रही हैं। मैं आपको एक चीज़ की सिर्फ एग्जांपल दूँ, मार्शल लॉ मुझे पसंद है, हमेशा से बहुत पसंद है। मुझे जनरल ज़ियाउल हक का दौर पसंद था, 11 सालों में 1 रुपए की भी महंगाई नहीं हुई थी। मैं अभी उनकी स्पीचेस और उनकी डॉक्यूमेंट्री सुनती हूँ। आई एम अ न्यू बॉर्न पॉलिटिशियन, मेरा इस सब में कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं था पॉलिटिक्स में, बट नाउ मैं आपको सही बात बताऊँ, अ पॉलिटिशियन इज अ सोशल साइंटिस्ट। अगर आपने कहा कि आप मार्शल लॉ को लाइक करते हैं, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। नहीं, एक चीज़ वो भी देखिए कि अगर आप मार्शल लॉ को लाइक करते हैं तो आज जो हमारे मुल्क में इस गवर्नमेंट की बागडोर किसके हाथ में? सर मैं बता रही हूँ आपको, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, उसमें आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। क्यों? हमारी गवर्नमेंट कभी भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? कोई इसी का आपके जहन में कुछ चीज आती है? अगर ऐसी क्या चीजें, मैं अब इनसाइड के उसमें चली जाऊंगी तो आई एम अ न्यू बॉर्न आई एम हार्डली 42। तो जब मैंने इस चीज़ को बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, पोलिंग होती है, एक गवर्नमेंट बनती है, 5 साल भी पूरे नहीं कर पाते हैं और असेंबलीज को डिसोल्यूट कर दिया जाता है। आप अगर अब मार्शल लॉ के बारे में आपने कहा कि आप उसकी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, फिर आप अगर खुद जब एस्टेब्लिशमेंट कंट्री को नहीं संभाल पा रही, इदारे डिटोरिएशन की तरफ जा रहे हैं, तो मिलिट्री टेक ओवर तो करेगी, कुछ तो करेंगे। मिलिट्री तो वैसे टेक ओवर करके उसने किया, अब डिटोरिएशन की तरफ अभी भी जा रही है। ये सब कुछ प्री प्लान होता है, ये सब कुछ पहले से उनकी आपस में डिस्कशन हुई भी होती है, सारा कुछ। मैं उसके डीप उसमें नहीं जाना चाहती, लेकिन अब की जब बात करें, पोलिंग हो गई, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन मार्क्स लगे, सब हो गया। अब फर्दर होना क्या है, जो गवर्नमेंट बननी है उसका फोकस इस चीज़ पे होगा। हम कैपिटल में हैं, मैं यहाँ पे रहती हूँ, कैपिटल में रहती हूँ, मैंने देखा है फास्ट लेन में यू टर्न बना हुआ है, कौन जिम्मेदार है? NHA। मैंने देखा है कि ये बाराकू बाईपास बन गया, लेकिन नीचे बाराकू का जो है वो रोड नहीं बना है अभी तक, वहाँ से इतना डस्ट उठता है, किसकी जिम्मेदारी है? हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, लोगों को सांस की तकलीफ। मैं एज अ सोशल पॉलिटिशियन, एक सोशल साइंटिस्ट होता है, मैं लोगों की इन चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ कि कौन कौन किन मसाइल का शिकार है। हमारे अतातुर्क एवेन्यू पे पाम लगा हुआ है, खजूर का दरख्त लगा, खजूर का दरख्त इस्लामाबाद का पेड़ है, पाइन होता है ना, पाइन लगाएं।
लोगों को यहाँ पे उसकी इशू होती है, लोगों को breathing यहाँ पे issue अपने होती है। खाने की पड़ी है। मैं एक बात बताऊं, हम टैक्सेस देते हैं सर, हम टैक्सेस देते हैं, इतना करोड़ों का रेवेन्यू, किसी ने पूछा है कि उसको पागल खाने भेजा जाए जिसने वहाँ पे करोड़ों का ये पौधा लगाया? ये चीज़ें हम अपने ऑब्जर्वेशन में लाते हैं। तब मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, मैं जाके असेंबली में बैठूं, मैं वो क्वेश्चंस अराइज करूं जो हमारे अवाम को, जो सोशल इश्यूज इस वक्त दरपे हैं, जिनसे वो गुजर रहे हैं। अब जो हम सेलेक्ट होके जब चले जाते हैं, हमारा फोकस किस चीज़ पे होता है? कोई बात करता है? कोई, इसीलिए तो मैं जो मेरा जो मेन जो क्वेश्चन वो ये था कि कोई सिक्योरिटी इश्यूज पे बात करता है? जिस पार्टी को इलेक्शन में एक ज़बरदस्त किस्म की, मैं ये समझता हूँ कि नुमाइंदगी आवाम ने दी है। सर मुझे बताएं ना, इंडिया में आज तक मिलिट्री ने टेक ओवर क्यों नहीं किया गवर्नमेंट को? हमारे पास बार बार मार्शल लॉ क्यों लगाना पड़ता है? वो इसीलिए कि शायद वो इस काबिल ये हम लोग नहीं हैं, हमारे सिलेक्शन ठीक नहीं Abilities है, कि जिसकी नहीं वजह से फौज को यहाँ पे आना पड़ता है। मैं ये सब फौज क्यों आती है जी हमारे पास? अगर फौज ना है ना, मैं आपको बताऊँ, मैंने तकरीबन 13 ईयर सर्व किया पाकिस्तान आर्मी के अंदर, ठीक है। मैंने अपनी कोई 33 ईयर की एज के अंदर यही देखा है कि कोई गवर्नमेंट पूरी नहीं आती, बीच में आर्मी को बीच में आना पड़ता है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आपसे मतलब नेशनल टीवी पे बैठ के मैं आपको एक बात बताऊं कि आर्मी की आना मजबूरी है। मैं बहुत खुले लफ्ज़ों में आपको कहूँगा कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना, आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते। जब हम देखते हैं कि जब इंटरनेशनली हमें इतना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, हमें अपने मुल्क में आवाम की तरफ से इतनी तनकीद हमें फेस करनी पड़ रही है, तो फिर हम समझते क्यों नहीं? सर इसीलिए मैंने कॉन्टेस्ट किया इस बार। मैं एक थिंक टैंक की मेंबर हूँ, PRCSF के ऑल ओवर द ग्लोब 144 मेंबर्स हैं, आई एम वन ऑफ देम। तो पढ़े लिखे लोगों को, अब बहुत सारी फैमिलीज की लेडीज़ ने इस बार इसमें इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया है। तो एक जनरल इलेक्शन में एक बंदा जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं हो, वो नॉमिनेट भी हो और वो कॉन्टेस्ट भी करे, जीतना हारना एक अलग वो है। तो मुझे सिर्फ यही वो था कि मैंने, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हुई हैं, मुझे था कि मैं इन इश्यूज़ पे शायद मेरे पास इतनी पावर्स हों कि मैं कुछ कर सकूं। तो जो बस इस साइड को लेके, इस इनसाइट को लेके जब वो करता है किसी चीज़ को, मतलब अपना आप जब वो उस चीज़ को वॉलंटियर कर रहा है, तो इस तरह की सोच रखते हुए लोगों को आगे आना चाहिए ताकि अब भी डिटोरिएशन की तरफ जाते हुए मुल्क को बचा सके। मेरे साथ यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि इससे पहले जो PDM का एक पूरा सेटअप बनाया गया, आज उसमें एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि भाई जब मखलूत गवर्नमेंट बनेगी तो तमाम पार्टीज मिलकर बनेगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंज लाई जा रही है। क्या ये भी प्लानिंग का ऐसा है कि इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब हमेशा उनके लाडले होते हैं उनके साथ, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिखा गया कि भाई हम उनके गुलाम नहीं हैं, हम उनके ताबे नहीं हैं, ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। अब हर कोई जो गवर्नमेंट में सिर्फ यहाँ पे मियाँ साहब की पार्टी को एक स्पेस दी जा रही है, बाकी सब यहाँ पे अपोजिशन में बैठना चाह रहे हैं। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि अपोजिशन में PTI साथ है इसलिए, या आवाम की हमदर्दियाँ PTI के साथ हैं इसलिए, या PTI ने ज़्यादा विन किया इसलिए? क्या समझते हैं? मुझे सिर्फ एक बात बता दें, मैं आपसे सिर्फ मैं हमेशा आपसे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन कर जाता हूँ, इस दफ़ा भी आपसे कह रहा हूँ, मुझे ये बता दें कि आपके ख्याल से जितनी भी हमारी गवर्नमेंट है राइट नाउ, जो भी गवर्नमेंट है, दे आर लॉयल विद द कंट्री? ये क्वेश्चन सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि ये मुल्क के मफाद के लिए काम कर रहे हैं? ये मुल्क के मफाद के लिए काम करें कि अपने मफाद के लिए काम करें? पार्टीज़ को छोड़ दें, हम खुद भी नहीं हैं, पार्टीज़ को भी छोड़ दें, हम भी नहीं हैं। हम, मुझे जिस दिन मौका मिलेगा ना, जिस दिन अल्लाह ना करे मुझे मौका मिलेगा ना, हो सकता है शायद मैं भी कोई ना कोई करूँ, जिस दिन किसी बंदे को कोई मौका मिलेगा वो भी ये करेगा, क्योंकि ये हमारे अंदर इनबिल्ट चीज़ है। ऐसी नहीं है, मैं आपको मजाक नहीं कह रहा। परसों रात को मैंने खुद सिग्नल तोड़ा, मैंने देखा यार कोई नहीं है, मैं तोड़ के चला गया। इवन देन दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन मैंने कहा खड़ा हो गया तो यार रात के 12 बजे कोई बंदा आके लूट के ना ले जाए, तो मेरी मजबूरी होगी उसको तोड़ना। ठीक है, मैं बड़ी खुली बात करता हूँ आपको। तो हम खुद लॉयल हैं। मैंने आपको बताया कि मैं इंटरनेशनल कोई तकरीबन 8 कंट्रीज़ में फिर चुका हूँ जाके। ठीक है, मैंने आज तक किसी बंदे को नहीं देखा कि वो वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट का ज़रा सा फ़ायदा उठा ले। मैं टर्की के फ़्लाइट में था तो मेरे साथ सेनेटर था टर्की का, मुझे पता नहीं लगा कि सेनेटर वहाँ पर है। अगर ये पाकिस्तान का सेनेटर होता तो पीछे से 150 बंदों की लाइन लगी होती है उसके साथ। तो जब आपका टोटल निज़ाम किस पे चलता है? प्रोटोकॉल के ऊपर। आपकी यहाँ पर जिस बंदे के पास गवर्नमेंट है वो तो प्रोटोकॉल में, जिसके पास गवर्नमेंट नहीं है 4 पैसे हैं वो भी 4 गाड़ियाँ आगे पीछे लगा लेता है कि भाई मेरा भी प्रोटोकॉल है। तो इन चीज़ों में जा रहा है। तो जब आपने
अपने आप को ना ये डिसाइड कर लिया ना कि मैंने प्रोटोकॉल पे ही घूमना फिरना है, मेरी ज़िंदगी का मकसद है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास 4 गाड़ियाँ, तो मेरे पास कोई सीट नहीं है, मैं 4 गाड़ियाँ अपनी पीछे लगा लूँगा, साथ 2 बत्तियाँ लगा लूँगा कि भाई लोगों को पता लगे कि भाई अनूप साहब जा रहे हैं यहाँ से। तो सिंपल सी बात यह है कि जब आपने अपने माइंड को प्रोटोकॉल के अंदर कर दिया, यहाँ पर आपके ख्याल से जितनी भी गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए, उनको पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार है कि वो आते हैं, जी नहीं, वो दे आर ओनली इंजॉइंग द फैसिलिटीज़, पैसा बहुत है, एग्जैक्टली, वो सिर्फ प्रोटोकॉल चाहते हैं। शानदार बात मेजी साहब किसान से हमारे सामने आ गया। मैडम मारा जानना चाहेंगे कि जब हम पाकिस्तान की जो करंट जो सूरत हाल देख रहे हैं, एक गुर्बत है, उसके साथ साथ लोगों के लिए अब मसाइल दिन ब दिन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, एक रे अब होप यही होता है कि इंसान के भाई एक नई गवर्नमेंट आएगी, खुशहाली आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अभी नई गवर्नमेंट आना तो दूर, अभी उसको नई गवर्नमेंट के लिए हुकूमत साजी की जा रही है, लेकिन इससे पहले ही महंगाई का एक तूफ़ान हमारे सामने आ रहा है। और बल्कि आज मैं एक और रिपोर्ट में देख रहा था, वहाँ पे ये भी है कि भाई विद इन फ्यू डेज़ आपको जो आपकी पेट्रोलियम की जो प्राइसेस ये इंक्रीज़ की जाएंगी, जो आपकी हमारे पास गैस है इसकी प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी जाएंगी। क्या नया जो सेटअप आएगा उसके लिए ये तमाम चीज़ें चैलेंज होंगी, लेकिन जो होप, जो वादे, जो एक उम्मीद लेके आवाम ने जिसको वोट दिया है, क्या वो इसको ओवरकम कर पाएगा, आवाम के लिए आसानी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? सर सेटअप में ऐसी कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी पड़ेंगी। एक तो ये कि हमारे ऊपर, हमारी पूरी अगली जनरेशन के ऊपर भी ये जो कर्जा है, हम लोग जो सिग्नल पे खड़े हुए भिखारियों को 10-10 रुपए दे देते हैं, कोई एक सेटअप बनाया जाए कि पहले तो एक कर्जा उतरे, वही 10-10 रुपए हमारे इसको उतारने में आप लोग दे दें। चैरिटी लोग करते हैं, वैसे भी करते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गलत चीज़ों में भी पैसे खर्च करते हैं। ये सिर्फ 10-10 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर एक बंदा, एक फर्द, ये जो आप सिग्नल्स पे खड़े प्रोफेशनल भिखारियों को दे रहे हैं, उस एक चीज़ में देते जाएं, लेकिन इसके बाद देखते हैं कि क्या कर्जा खत्म होगा तो मुल्क के ऊपर से महंगाई का वो खत्म होगा। सर यही बात है, ऑलरेडी खाने के लिए पैसे नहीं तो 10 रुपए आपको क्यों देंगे? वो भिखारियों को दे रहे हैं। नहीं, अगर भिखारी को दे रहे हैं तो वो पार्टीज में खर्च करें। एक पार्टी में 1,80,000 मिनिमम खर्चा होता है जो एक पार्टी लोग थ्रो करते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर उनको फिर कौन ये कहेगा कि भाई आप मुल्क की खुशहाली के लिए, यही तो बात है कि कंट्री के लिए लॉयल कौन है, किसको दर्द है? अगर उन्हीं लोगों को हाफ ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, हाफ ऑफ द ब्रास हैज ऑलरेडी सेंट देयर जनरेशन टू आउटसाइड कंट्रीज। मैंने आपको लास्ट में ये कहा था, फायदा नहीं है इलेक्शन, लोग तेजी से मुल्क छोड़ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान में जब इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद मुख्तलिफ किस्म की पार्टीज ने एक चीज़ हमारे सामने रखी कि भाई जिसका जो वोट होगा, वोट हम नहीं देखेंगे, बल्कि निज़ाम हमारा ये कह रहा है जिसका हम चाहेंगे वो आगे आएगा। अगर आपने यही करना था, फिर जिसको आप चाहते हैं अगर आपने उसको लाना ही था, फिर इतना इलेक्शन के ऊपर मेरे ख्याल में इतना पैसा अंधाधुंध आवाम की जो खून पसीने की कमाई को लगाना, मेरे ख्याल में ये इंसाफ बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने हुकूमत सेटअप अगर बनाना भी है तो उसमें ये देखा जाए कि जिस पार्टी ने, जिस सूबे से या वफाक से जिसने ज़्यादा सीट्स ली हैं उसको राइट मिलना चाहिए। और हमारा आइन में ये इस चीज़ की तस्दीक करता है कि वही हुकूमत बनाए। लेकिन वहाँ पे भी कोई एक जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं होती। अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर बीच में अगर आ जाती है, जैसे इस तरह हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उभर के सामने आई है, लेकिन इनकी राह में भी रुकावटें हायल की गई हैं। मुख्तलिफ किस्म के सीट्स एडजस्टमेंट के बारे में जब इनसे बातचीत करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई हमने किसी से कोई बात नहीं करनी, लेकिन इशू ये है कि जो हमारे सीट्स जो इलीगली जो इनके पास हैं, जो आवाम ने हमें वोट किया था वो इनके पास हैं, जब तक वो हमारे सामने नहीं आती लिहाजा हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे। अगर उनको अगर मेजोरिटी मिलती है तो वो मुल्क पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए ख्वाह हैं, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। अगर सेटअप बनेगा, एक जो मखलूक सेटअप बनेगा, लेकिन मखलूक सेटअप इससे पहले भी बना था, 16 महीने उन्होंने यहाँ पे एग्जिस्ट किया, लेकिन उन्होंने सवाए महंगाई के, सवाए अनाज परस्ती के, सवाए अफरा तफरी के कुछ भी नहीं किया। कि इससे पहले आवाम को सुकून का सांस ले भी रहे थे, उन्हें वो भी छीन लिया। अब यहाँ पे आज ही देखते हैं कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में इवन तक सर्दी है, सर्दी में ना आपके एसी चलते हैं, उस लिहाज से ना आपकी फैंस चलते हैं, बिजली की तो ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी देखते हैं कि मुख्तलिफ इस्लामाबाद के एरियाज़ में 3-3 घंटे 2-2 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। आज सर्दी है और ये भी देखते हैं कि जो गैस आज हर घर की ज़रूरत है, लेकिन टाइम के ऊपर उसकी भी लोड शेडिंग की जाती है। मुझे ये बताएं कि आप किस तरफ इस मुल्क पाकिस्तान को लेकर जाना चाह रहे हैं, समझ क्या है कि कौन आगे इसको संभालेगा? कोई एक ऐसी जो सिंगल पार्टी के बारे में अगर आप हमें ये बताएं कि जिसने अगर यहाँ पे आके हुकूमत में आके इस मुल्क के मसाइल को हल करना है। मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ कहना चाह रही थी कि yes, डेफिनेटली मसाइल के बारे में हम सब जानते हैं। वी ऑल आर अवेयर ऑफ व्हाटएवर द इश्यूज आर ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक रिवाइवल एक बहुत बड़ा हमारा वो इशू है जिसको सबसे पहले सॉल्व होना चाहिए, जो 76 ईयर्स में नहीं हो पाया है। तो सॉल्यूशंस की तरफ जाएं,
सॉल्यूशंस को डिस्कस करें। ऐसे एक्सपर्ट्स को हमें अपने शोज़ पे लाना चाहिए, उनको उनसे पूछा जाए कि अब कंट्री के इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, अब कंट्री को डिटोरेशन से बचाने के लिए क्या मैंडेट दे सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ताकि जो भी शो आपका सुन रहा है, आपका माशाल्लाह शो की रेटिंग बहुत अच्छी होती है, लोग सुनते हैं, तो लोगों के जहन में इतना तो आए कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि हमारा कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जाए। अपने हमसाये ममालिक को देखिए, अफ़गानिस्तान मुसलसल जंगों का शिकार रहा है, पहले रशिया फिर अमेरिका ने इन्वेड किया, आप इराक़ का हाल देख लें, आप लेबनान, बाकी सब चीज़ें आपके सामने। हम लोग अब अपने कंट्री को हमने इंटरनेशनली पीस प्रोसेस के उसमें भी और सिक्योरिटी इश्यूज़ के उसमें भी हमने उसको सिक्योर करना है। इकोनॉमिक रिवाइवल इज़ द बेसिक थिंग, इट शुड बी डन। इट शुड बी डन। इकोनॉमिकल जो रिफॉर्म अगर होगा तो हमारा मुल्क प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि रेट्स के मुताबिक जो हमारी जो इंपोर्ट्स हैं और जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, उनका जो एक तखमीना लगाते हैं कि रेट्स रखते हैं, जो हमारे पास डाटा आता है उसकी बेस के ऊपर हम ये देखते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनको जो उनकी एक्सपोर्ट हमेशा कम कर दी जाती हैं, इंपोर्ट बढ़ाई जाती हैं। क्यों? इसलिए बढ़ाई जाती हैं कि उनको जो फॉरेन एड किया जाता है उनकी ख्वाहिश होती है कि यही पैसा एक तरफ पे रिवॉल्व करके हमारे पास है। तो ऐसी सूरत हाल में जो हम ये देखते हैं कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, एक आम जो शहरी है, एक आम नौजवान है, उसके जहन में क्या आता है कि वो उसे वोट भी कर दिया, उसने अपनी मर्जी जो उसके इख्तियार में तो उसने कर दिया, इसके बावजूद अगर हालात चेंज नहीं होते तो एक आम आदमी क्या करे? मेजर साहब मुझे बताएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में ये है कि जो बंदा जो है, जो बादशाह है, जब वो मरेगा तो उसका बच्चा आ जाएगा। आपके में भी मुल्क में यही है, आप बेशक इसको डेमोक्रेटिक कहते रहें, लेकिन है ये भी यूनाइटेड किंगडम ही कि दो पार्टीज़ हैं, पकड़ ली हैं, मैं मरूंगा तो मेरा बेटा आ जाएगा, वो मरेगा उसका बेटा आ जाएगा। आपके नौजवान नस्ल के माइंड में भी ये चीज़ बैठती जा रही है कि यार या तो इसकी पार्टी का आएगी, ये नहीं जाएगी तो इसका बेटा आएगा, अगला बंदा आएगा दूसरी पार्टी है, वो मरेगी तो उसका बेटा आ जाएगा। हमने सिर्फ अपने अंदर दो पार्टीज़ रखी हैं, तीसरा बंदा कोई आता है तो बाकी दोस्त को जीने नहीं देते, जो सी बात है। इस दफ़ा अवाम निकली, अवाम ने वोट डाला, अवाम ने दिल खोल के वोट डाला, अवाम जिसको पसंद करती थी डाला, चाहे उसने नून को डाला, पीटीआई को डाला, आज़ाद को, जिसको डालना था उसने डाला। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको अवाम की बात सुननी चाहिए, बिकॉज ये कंट्री जो है ये अवाम की वजह से है। अवाम नहीं होगी तो आप किस पे हुकूमत करेंगे? मुझे ये बताएं। आप मार दें सबको, ये 22 करोड़ अवाम को मार दें आप जाके, तो आप कर लें हुकूमत बैठ के, आप किस पे हुकूमत करेंगे? आप बेसिकली अवाम की वजह से हुकूमत कर रहे हैं ना बैठ के। तो आई थिंक आपको अवाम की बात सुननी चाहिए, पहला तो ये है। फिर आप मुझे एक बात बताएं, 8,20,000 आपका इस साल के अंदर जो है बंदा छोड़ के बाहर चला गया। 8,20,000 बहुत इंटेलिजेंट ब्रेन थे जो शायद इस मुल्क को छोड़ के चले गए। वो 8,20,000 अगर इस मुल्क में होता तो शायद, मैं अपने इतने रिलेटिव्स को जानता हूँ जो कि बहुत अच्छे थे, वहाँ पर कनाडा में जाके, अमेरिका में जाके, जर्मनी में जाके जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए चले गए। एक बहुत ब्रिलियंट माइंड्स थे जो यहाँ से जा चुके हैं। बिकॉज आप, मैंने आपको पहला क्वेश्चन क्या किया था कि क्या आप लॉयल हैं अपने कंट्री के साथ? क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाता है आपका। आपके ख्याल से इस मुल्क में हो तो भी उनको रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, उनको डायरेक्शंस नहीं मिल रहे। आपके मुल्क के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपके मुल्क के अंदर ना कोई एग्रीकल्चर का इशू है, ना आपके अंदर कोई रिसोर्सेज की कमी है, ना आपके प्लानिंग के तहत ये कुछ किया जा रहा है। सर आप सोची समझी प्लानिंग नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि कल भाव हमें आगे सर, अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारे पास। सिंध में क्या है? सिंध के अंदर फ्यूडलिज्म है टोटली। सिंध के अंदर कोई बंदा जो है वो पढ़ा लिखा ना वो पैदा होने देते हैं, ना वो पढ़ाते हैं उसको। उन्हें पता कि अगर ये खड़ा हो गया तो कल को मेरे आगे खड़ा हो जाएगा जाके। उन्होंने लिटरेसी रेट रखा हुआ उनके इसी तरह का ही है। वहाँ का वडेरा सिस्टम है, वडेरा सिस्टम ने जो एक बना लिया सो बना लिया। आप आने नहीं देते ना आगे। आपके क्या ख्याल से कि आप इस मुल्क को ठीक करना चाहें तो नहीं कर सकते? गवर्नमेंट ठीक करना चाहे तो नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट करना नहीं चाहती, गवर्नमेंट कर सकती है। आप आज एजुकेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं या एजुकेशन मिनिस्टर्स, वो अगर आज थोड़ा सा एक अपना स्टांस ले लें और आज वो जाके स्कूलों को, कॉलेजों को एक प्रॉपर किस्म का थ्रॉटल दें, आप देखेंगे एजुकेशन सिस्टम ठीक होता है कि नहीं होता। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपका 20 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर है, आप उनको पकड़ के घुसाएं अंदर, वो नहीं पढ़ेंगे। आप नहीं चाहते करना, बिकॉज आपका जो है वो इरादा क्या है? आपका इरादा यह है कि आपने पैसा कमाना है। आपकी सोचें डिफरेंट है, क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं तो जो पार्टीज आपके सामने आती है, जिसके जो वादे, जो आपसे तकारीर की जाती हैं, वो इस लेवल की जाती हैं ताकि लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जाए, ताकि ब्रेन मेकिंग की जाए, ताकि वो आपको वोट करें। जब आपको वोट करते हैं, उसके बाद जब आप इक़्तिदार में पहुंचे तो आप उन आवाम को भूल जाते हैं। फिर वही जो एक पंसारी की शॉप वाले किस्सा आपके सामने आ जाता है। फिर जब 5 साल गुजरते हैं तो फिर वही लोग, वही चेहरे होते हैं, वही आवाम होती हैं
लेकिन अल्फाज इस बार थोड़ी मिठास करके चेंज करके उनके सामने लाए जाते हैं, लेकिन आवाम एक दफ़ा फिर उनके निर्गे में आ जाती है और फंस जाती है। और यही आवाम का कसूर है। मैं ये समझता हूँ कि जब आप अगर किसी को वोट करते हैं तो फिर आपको ये भी राइट होना चाहिए कि ये भी आपका एथिक्स होना चाहिए कि आप अगर आप वोट करते हैं तो फिर अपना राइट भी आप लोगों को लेना आना चाहिए। यहाँ पे प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान में हम एक ब्रेक लेंगे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे हिसाब से जानना चाहेंगे कि अभी जो इलेक्शन रिफॉर्म्स जो की जा रही हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अभी जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं, और अभी बहुत से ऐसे जो हमारे हल्के हैं जिनमें अभी तक उसके रिजल्ट से नहीं आए हुए हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है। और साथ ही देखेंगे कि मोस्ट फेवरेट कौन सी पार्टी है जो यहाँ पे हुकूमत बनाएगी। लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेरी वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान। इजाज़ बशीर आपके साथ साथ मज़े मज़े की बातें हो रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के हमने मसाइल डिस्कस किए। लेकिन जब हम ब्रेक में गए थे हमने ये डिस्कस किया था कि भाई हमारे मुल्क के जितने भी मसाइल हैं वो तो हैं ही हैं, वो तो अंडरस्टूड की बात है, लेकिन इनका हल क्या होना चाहिए, सोल्यूशन किसके पास है। हमें वो पार्टी चाहिए, वो गवर्नमेंट चाहिए, वो हुकूमत चाहिए, वो लोग चाहिए जिनके पास इस मुल्क के जितने भी मसाइल हैं उनके हल के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लान्स होना चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होना चाहिए, कुछ ऐसी प्लानिंग्स होना चाहिए जिसमें यंगस्टर जो स्कूल कॉलेज से फ्री होता है उसको कहाँ पे अकोमोडेट किया जाए, या जो एक बेरोजगार अनएम्प्लॉयड जो एक आदमी है उसको कहाँ पे एडजस्ट किया जाए, या जो पाकिस्तान की जो यूथ है इसको किस समत में लीड किया जाए ताकि मुल्क की प्रोग्रेस के लिए काम कर सके। हमारे साथ हैं जनाब हमारा शाहरुख खान। हमारे मुल्क में पढ़े लिखे लोग भी हैं माशाल्लाह, जो बेहतरीन शौक किस्म के माइंड्स हमारे सामने खुल के सामने आते हैं। तो क्या जो आने वाली गवर्नमेंट है आप उससे एक्सपेक्ट रखते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करें? मैं एक्सपेक्टेशन भी रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो। मैं इस बारे में वॉइस रेज करती रहूँगी। मैं हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे मैं ये कहूँगी कि इस वक्त सोशल इश्यूज जो हमारे अवाम को मसाइल जो जिनका शिकार है, महंगाई को तो चलो साइड पे रखें, वो रहने तो वो इंटरनेशनली है, वो कहाँ नहीं है। तो बाकी चीज़ें जो रिफॉर्म हो सकती हैं उन रिफॉर्म्स को करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल करें। सिर्फ फोरम से बैठ के स्पीच देना और बातें करना वो सब काफ़ी नहीं है। जो आ जाता है इक़्तिदार में उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर वो नहीं पूरी करेगा तो ही विल बी क्वेश्चनेबल, ही विल बी आंसरेबल। उससे सवाल भी किया जाएगा और उसको जवाब भी देना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे मुल्क की यूथ पाकिस्तान में लोग रहना चाहते हैं लेकिन उनको रहने दिया नहीं जा रहा। कौन चाहता है कि इस मुल्क में ना रहे? कौन चाहता है? सोर्सेज है ना, लोग रह रहे हैं ना, तंदूर चल रहा है ना, रोटी पकती है ना, टेलर बैठते हैं, कपड़े सिलते हैं ना, लोगों का चल रहा है ना, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, बिजनेस भी हो रहा है, लोग कंक्रीट में और सीमेंट में भी रुपया डंप कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। सिर्फ एक हाइप क्रिएट की हुई है कि मुल्क जो है डिटोरिएशन की तरफ जा रहा है। इदारे अपना तरफ से अपना तो जोर लगा रहे हैं, इदारे सिंसियर हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इदारे सिंसियर नहीं है। जो लोग हैं करप्शन, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की एक स्पीच सुनी थी जिसमें उन्होंने कोट किया था नेहरू की बात को, कि उन्होंने बोला कि करप्शन, किसी ने सवाल किया कि क्यों है हमारे मुल्क में, उन्होंने कहा था मैं 19 रुपया दे के किसी को भेजता हूँ कि फलां बंदे को जाके दो, तो वो उस तक जाते जाते वो 1 रुपया बचता है। तो ये, अब मैं अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीचेस सुनती हूँ, मैं बाकी बड़े लीडर्स की भी, तो ये जब मैं कंपैरिजन करती हूँ, हमारे पास ब्रेन की कमी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। वी आर इंटेलेक्चुअल, वी आर द सुपर्ब नेशन। उस नेशन को डायरेक्शन की जरूरत है सर, डायरेक्शन की जरूरत है, एक प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत है। अपने बच्चों को डायरेक्ट करेंगे, अच्छी लीड करेंगे, अच्छे समत में उनको गमसन उनको नाच गाने से और ड्रग्स से हटाया जाए सबसे पहले। तो ये डोमेस्टिक लेवल पे ये चीज़ें होती हैं, बच्चे की तरबियत, बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं, उसके साथ। मुझे एक बात बताएं, आज मैं अपने पेरेंट्स पे प्राउड फील करती हूँ। माय डैड वाज अ सर्जन, माय मॉम वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट, माय ग्रैंडफादर वाज अ सीनियर सिविल जज ऑफ हाई कोर्ट, एंड माय ग्रैंडमदर वाज फ्रॉम रॉयल फैमिली ऑफ अब्बासी डायनेस्टी, बहावलपुर डायनेस्टी। मैं अब जो मैं हूँ, मेरी औलाद मेरे ऊपर प्राउड फील करेगी, चलो ठीक है, उसके बाद उनके बच्चे उसके ऊपर प्राउड फील करेंगे, वो इस तरह फख्र से कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स क्या थे। डेसिग्नेशन को छोड़ के, फैमिली बैकग्राउंड को छोड़ के, अपने अमाल, तो डोमेस्टिक लेवल से अपने बच्चों को अभी बचा लें, अपनी यूथ को अभी सिक्योर कर लें, ताकि आगे वो
यूज़फुल साबित हो सकें अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। शानदार। मयूर साहब, देखें कि इलेक्शन में जितनी भी हमारे पास पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, उन्होंने एक स्लोगन हमारे सामने रखा कि भाई हम इस मुल्क में खुशहाली के लिए सिर्फ हमारे पास ही वो अल्लाह दीन का चिराग आ गया है। अब इलेक्शन होगी, अब जो मखलूत गवर्नमेंट हमें बनती दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि बहुत से ऐसी जो पार्टीज़ हैं कि जो इक़्तिदार नहीं लेना चाह रही और वो मीन्स की दूसरी साइड बैठना चाह रही हैं, हिज़्ब एक इख्तिलाफ में बैठना चाह रही हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है? क्या ये इस वजह से है कि भाई जो हमारे मुल्क के इशूज़ हैं, आने वाले जो दिन है मज़ीद हमारे बहुत क्रुशियल हो जाएंगे, महंगाई के तूफ़ान है, इसके बाद हमने IMF की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी देनी है, उनकी बात भी माननी है, आवाम से जो हमने वादे किए हैं तो वो तो ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन इसको आप किस अंदाज से देखते हैं कि अभी क्या होने जा रहा है? रजाज भाई, लेट ओवर विद द क्रिटिसाइज हमने जितना करना था कर दिया। इलेक्शन हुआ है, कैसे हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, जो होना था सो हो गया। नो इम्पोर्टेंट दैट कि अब क्या होगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट भी है कि आगे क्या किया जाए। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि जो भी हो गया है उसको अगर आप अभी भी सिस्टमेटिक तरीके से चलाएं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, जैसा कि मैम अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी ना यूथ की, कि यूथ जो है वो है, यूथ भी ख़राब है। उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न गवर्नमेंट का आता है। क्यों? क्योंकि पैमरा को इतनी इजाज़त दी हुई है। पैमरा अब मैं कहता हूँ 45% अवॉर्ड्स इस साल हुई हैं, 45% अवॉर्ड्स हैं। 16% लोग आपके जो है मुल्क छोड़ के चले गए हैं इस साल के अंदर। ठीक है, इसके बाद आपके 25% लोग जो ड्रग्स पे आ गए हैं। ठीक है, इस साल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, ये साल की जो आपकी ड्रग एलिमिनेशन इज मस्ट। सिर्फ और सिर्फ क्या सीन है, ये भी एक ना, ये पैमरा है ना, आप देखें, आप पहले एक ज़माने में जब बोर्ड देखा करते थे तो वो बोर्ड में आप सिंपल एक लड़की देखा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता आपने उस लड़की के कपड़े कम होते होते देखना शुरू कर दिया है और हमारी आंखें यूज्ड टू हो गई। मीडिया ने हमें मजीद इन्फोर्स करना शुरू कर दिया इस चीज़ के ऊपर और हम आदी हो गए। ये पैमरा की जिम्मेदारी है। पैमरा को किसने छिप के खींचना है? गवर्नमेंट ने खींचना है। मीडिया वॉर हमारे हमसाए मुल्क के साथ मीडिया वॉर उन्होंने ही स्टार्ट की है, उन्होंने ही ये चीज़ें हमारे उसमें कंट्री में इम्प्लीमेंट की हैं हमने, और हम अंधों की तरह फॉलो कर रहे हैं। शर्म है यार, तो हमें खुद में होना चाहिए। तो आपकी तो इसमें देखें, सिंपल सी बात ये होती है कि स्लोली पॉइजन दिया जाता है, रातों रात कुछ भी नहीं होता। मैंने आपको कहा कि पहले बोर्ड पे आम पिक्चर होती थी, उसके बाद एक उसमें फीमेल ऐड हुई, फिर उसके फीमेल के आहिस्ता आहिस्ता सर से दुपट्टा उतरा करते करते आपको यूज टू किया गया। ये एक दिन का काम नहीं है, ये तकरीबन 5-10 साल पीछे की ये प्लानिंग होती है जो आपकी चल रही होती है, जिसको आप रोक नहीं, हाँ, जिसको आप रोक नहीं रहे होते हैं, वो स्लोली स्टडीली करते करते आपके ऊपर आ जाती है। इलेक्शंस आपके आ गए, आपने IMF का कर्जा उतारना है, आपने गवर्नमेंट बनानी है, आपने जो करना है आप उसके लिए पॉलिसीज तो बनाए ना। अब आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचें, चले ठीक है आप इलेक्शंस जीत गए हैं, अगेन आपको मुबारक हो आपकी गवर्नमेंट यार, लेकिन एटलीस्ट आप पाकिस्तान के लिए कुछ तो सोचें ना यार। आप ये मत सोचें यार कि मैंने फिर आना है और मैंने फिर अपने जो है क्या कहते हैं 4 फैक्ट्रियाँ और बना देनी है, 6 बंगले और बना देने हैं। आप मुझे एक बात बताएं, मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछता हूँ, राइट नाउ आई एम 33, मुझे नहीं पता कि मैं कितना जीऊँगा, हो सकता है मैं बाहर निकलूँ मैं मर जाऊँ, यू नेवर नो। ठीक है, डरता किसी से नहीं हूँ, बट अल्लाह की ज़ात है, जब मौत आई तो आ जाएगी। ठीक है, जितने भी हमारे पास सियासतदान बैठे हुए हैं सबकी एज 70+ हुई हुई है। आप मुझे एक बात बताएं यार, एट मैक्सिमम कितना जी लोगे आप यार? एट मैक्सिमम आप 3 साल में देखते हैं कि 60 ईयर रिटायरमेंट एज होती है, लेकिन सियासतदान के लिए कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। आप 70-75 साल की एज के पहुंचे हुए हैं सारे जितने भी बड़ी पार्टी के लीडर्स हैं। आप मुझे बताओ कितना खा लोगे यार, कितना खा लोगे आप यार? आप मतलब आप क्या कर लोगे एट मैक्सिमम यार? आप इस औलाद के लिए जिसके लिए आप इतना पैसा कमा रहे हो, ये औलाद आपको थूकेगी भी नहीं। मुझे नहीं पता ये शो कहाँ तक जाता है, मुझे नहीं पता कौन सुनता है कौन नहीं सुनता, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, काश किसी दिन किसी बंदे को ये रियलाइज हो जाए कि यार मैं इतना पैसा बना के दे रहा हूं, मेरे पास इतना पैसा, शायद हो सकता है कि हमारे सियासतदानों के पास इतना पैसा कि उन्हें पता भी ना हो कि कहां पर है। अगर एसेट्स मिलाना शुरू कर दो, बेच के करें, तो शायद अब सारी जिंदगी में पैसा खत्म ना हो, लेकिन हवस है ना, खत्म नहीं हो पा रही। आप यार मुल्क के लिए कुछ तो करना शुरू कर दो यार। आप ये सोच लो यार कि मैंने आज राइट नाउ आई एम 73, मुझे कुछ पता नहीं हो, सर चौधरी अदनान गोली मार दी, ठीक है ना, वो तो यंग है, ठीक है ना, नहीं पता लगा जिंदगी मौत किधर आ जाती है आपको, कहाँ पे उसका पैसा, कहाँ पे उसकी गाड़ी, फॉर्च्यूनर, प्राडो, सब इधर ही रह गई सारी की सारी। आपको नहीं पता लगता आपकी जिंदगी कब खत्म हो जाती है। बेनज़ीर थी, चली गई, आपके एक ज़माने में बेनज़ीर हुआ करती थी। मैं कहता हूँ यार आप थोड़ा सा खौफ खुदा तो अपने दिल में डालो ना यार, आप थोड़ा सा तो खुदा से डरो कि आपको क्या, ये जो पैसा मैं अपनी औलाद की, आपको खुद शायद ना चाहिए हो, लेकिन मैं अपनी औलाद के लिए बनाई जा रहा हूँ, ये औलाद आप पे थूकेगी भी नहीं। ये वही औलाद है कि जो कि मर गया जिस टाइम पे नवाज शरीफ की जो है
है कि बेगम मरी है तो उसके बच्चे जो है ना वो कंधा देने के लिए नहीं आए, कि वही वाली औलाद है, कि वही औलाद है कि जिसपे अभी कुछ दिनों पहले जो है क्या कहते हैं एक सियासतदान साहब बीमार थे तो उनके बेटे, मेरे ख्याल से आपको, मेरे ख्याल से आपको अपनी ज़ात के लिए, अपनी ज़ात के लिए जो आपने करना है कर लिया। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो जिनने भी यहाँ पे गवर्नमेंट की है, और मेरे ख्याल कोई एक ऐसी पार्टी पाकिस्तान की नहीं है इन 14-15 पार्टीज में जिसने कोई ये क्लेम करके उसको चांस नहीं दिया गया, सबको चांस दिया गया। लेकिन अपने अपने दौर में किसी ने क्या किया है और आगे आने वाले दिनों में किसी ने और मज़ीद क्या करना है, ये सवाल ये नेशन हमारे सामने आता है कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया, हमने इक़्तिदार दिया और यह इक़्तिदार आपको मिल गया, लेकिन इक़्तिदार आपको मिल गया, लेकिन इसके बाद आपके दिल में क्या है, आवाम का अगर दर्द है, अगर कोई खौफ खुदा है, मैं ये समझता हूँ कि इस बार आप यहाँ पे इस मुल्क पाकिस्तान की तकदीर जो आपने बदलने के हमसे दावे किए हैं, वादे किए हैं, वो आप करके रहेंगे। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते, अगर आप उसे डिफ़ॉल्ट करेंगे, जो ही आपको गवर्नमेंट मिली फिर वो रोना रोएंगे कि पिछले गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, ख़जाना खाली है, हमें ये तमाम चीज़ें विरासत में मिली हैं, तो फिर मेरे ख्याल में आज आपको टेक ओवर नहीं करना चाहिए। आपको उसे सिंपली आपने वहाँ पे उस आदमी को आने देना चाहिए, उस पार्टी को आने देना चाहिए जो रियल मीनिंग्स में कैपेबल है, गवर्नमेंट को चला सकती है, मुल्क को चला सकती है, आवाम का दर्द समझ सकती है, आवाम के दुखों को समझ सकती है और आवाम के लिए आसानी पैदा कर सकती है। क्योंकि जब भी हमारे यहाँ एक वतीरा रहा है कि जिन पार्टीज़ गवर्नमेंट मिलती है, जो वो गवर्नमेंट में आते हैं एकदम से वो तमाम वादे तो भूल जाते ही जाते हैं, लेकिन साथ वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारे मुल्क के हालात पीछे ही ठीक नहीं थे, हम कैसे ठीक करें, हमारे पास तो अल्लाह दिन का कोई चिराग है। आज वक्त है कि मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम की तमाम ऐसी पार्टी जो कोलिशन में शामिल होंगी, इस गवर्नमेंट सेटअप में शामिल होंगी, वो ये देख लें, अच्छी तरह से सोच लें कि आवाम ने अगर वोट किया है तो इस उम्मीद पर किया है कि हमारे लिए आसानी पैदा हो। दुख की बात यह है कि जब गवर्नमेंट खत्म होती है, 5 साल पूरे होते हैं, तो मुल्क हमारा कर्ज में डूबा होता है, लेकिन जो पॉलिटिशियन होता है वो शहनशाह की ज़िंदगी गुजार रहा होता है, उसके एसेट बढ़े होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मुल्क क्यों डिफ़ॉल्ट कर रहा होता है, मुल्क के पैसे कहाँ चले गए, और अगर डिफ़ॉल्ट अगर करना भी था उस हुक्मरान का डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं करेगा। वो जो हुक्मरान था जिसके दौरे हुकूमत ने 5 साल उस मुल्क को दिए हैं, क्या हमने इसलिए दिए थे कि आपने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट करना है? अगर आप इतने अहल नहीं थे तो आपको वो जिम्मेदारी कबूल नहीं करनी चाहिए। हमारा शाहरुख खान साहिबा मुल्क पाकिस्तान की एक कसीर तादाद हमारे ख़वातीन की भी है जो डिफरेंट किसी के फील्ड्स में हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन उनसे जब हम लोग उनकी व्यूज़ लेते हैं, उनकी बातचीत करते हैं, वो ये कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे उनको थ्रेट होती है, उनके वहाँ पे हरासा किया जाता है। आप ख़वातीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर तो हमेशा से, और ये घर से स्टार्ट होता है। जो बच्ची शादी होकर आपके घर आती है, आप उसको इतना कैपेबल और उसमें वो रहने दें, क्योंकि सब बच्चियां बहुत पढ़ी लिखी हैं आजकल जिनकी शादियां हुई हैं, उनको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी दें, उनको इजाज़त दें और उनको घर से इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें कि वो मुल्क की डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डालें किसी भी सेक्टर में, क्योंकि उनके पास इतनी अच्छी माशाल्लाह अब तो बच्चियां बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं हमारी। हम शादी करके जब उनको दे देते हैं, उनको ससुराल वालों को कोऑपरेट करना चाहिए। और जो बच्चे अभी जिनकी शादियां बच्चों की नहीं हुई हैं, बेटियों की, उनको भी पता होना चाहिए, और जितनी करियर ओरिएंटेड होंगी बच्चियां, जितनी डिग्रीज वो ले चुकी हैं, तो करियर ओरिएंटेशन भी ज़रूरी है ताकि आप अपना पार्टिसिपेशन कर सके मुल्क के डेवलपमेंट। हमारे मुल्क पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनने जा रही है, आखिर 2 मिनट बल्कि 1 मिनट हमारे पास है, कुछ पैगाम देना चाहें हमारे तमाम सियासतदानों को जो अभी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, और आवाम को भी पैगाम देना चाहें? सर मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी को कोई सर आप काबिल हैं, आप जो वोट जब किया तो फिर आप हैं ना काबिल। मैं सिर्फ सियासतदान से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि यार खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचें, आप गवर्नमेंट में आ जाएं, इस मुल्क के लिए जो बेहतर है, जो गवर्नमेंट में आता है। मैं हर बंदे से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आवाम से भी कहता हूँ, सियासतदान से भी कहता हूँ कि भाई जो भी है, जैसा भी है, जो अल्लाह की मर्ज़ी है, एक अल्लाह की मर्ज़ी है, एक लोगों की मर्ज़ी है, बट होता वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी है, ठीक है ना। तो जो अल्लाह की मर्ज़ी है, अगर किसी ने दूसरे तरीके से भी वो आया है या वो अपनी मेहनत से भी आया, तो होता फिर भी वही है जो खुदा ने चाहा होता है, ठीक है। तो जो अल्लाह की मर्ज़ी है उसको एक्सेप्ट करें, और उन जो आ गए हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यार मुल्क के लिए थोड़ा बहुत सोच लें, ये मुल्क आप ही का ही है, आप ही ने मुल्क आप नहीं सोचेंगे तो कोई भी नहीं सोचेगा। और मेरा पैगाम आप तक ये है कि जो गवर्नमेंट बनने जा रही है वो तमाम, चाहे मखलूक गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन उसमें तमाम के पार्टिसिपेंट जितने भी यहाँ पे हमारे ओहदेदारान होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, जो कंसर्निंग जो लोग होंगे, जो जिम्मेदारान होंगे, हम्बल रिक्वेस्ट यही है
मैं ये कहूँगा कि अगर आप आवाम के वोट के तहत अगर आप आ रहे हैं तो आपको वो तमाम वादे, वो प्रोमिसेस और वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जो आपने नारे लगाए हैं इससे पहले। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर अभी भी आपको टाइम है, किसी और का आप ज़रूर मौका दे दीजिए कि जो इस चीज़ का अहल है, जो केपेबल है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए जब आप यहाँ पर एक दफ़ा इक़्तिदार में आ जाएँ और आप एकदम ये कह दें कि भाई हमें तो मौका तो दिया गया लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, कशकोल के साथ कुछ भी नहीं है। मैम कोई आखिरी बात अगर यहाँ पे आप हमारे आवाम को कहना चाहें? डेफिनेटली बस एक छोटा सा यही मैसेज है कि इंस्टीट्यूट्स को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो जो भी गवर्नमेंट आ रही है हम उसके साथ हैं, हम उनको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, हमारी जिस तरह की भी उनको सपोर्ट की ज़रूरत हो हम करेंगे। बस रिफॉर्म्स करिए, इदारों को इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग करें कि मिलिट्री को टेक ओवर करने की ज़रूरत ना पड़े। मिलिट्री को टेक ओवर करेंगे तो उतना पड़ेगा, ये हम ही मौका दें। तो जनाब प्रोग्राम से पाकिस्तान घड़ी ख़त्म हुई और जाते जाते एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान हमारी शान है, पाकिस्तान हमारी आन है, पाकिस्तान हमारा गुरूर है, पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है। तो जनाब हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं और हम तमाम पॉलिटिशियन से प्यार करते हैं, तमाम पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल जमातें उनसे प्यार करते हैं। लेकिन अगर वो तमाम के तमाम अगर आवाम से भी प्यार करें तो फिर तभी बात बनती है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। इजाज़त दीजिए, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जनाब हमारा शाहरुख खान आप यहाँ पे आए, थैंक यू सो वेरी मच। और मेजर मोहम्मद नवाज साहब यहाँ पे आए, शानदार बातें आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।